चलिए, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है हम लोग बायो का एक टॉपिक करेंगे जिसका नाम है सेल। सेल को हिंदी में जो है हम लोग कहते हैं कोशिका। सेल को क्या कहते हैं? कोशिका। चलिए ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें कि ये जो शब्द सेल है, ये जो कोशिका शब्द है, इसका प्रयोग सबसे पहली बार किसने किया है ना? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो इस कोशिका शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहली बार करने वाले व्यक्ति का नाम था हर्टविग। इसके बाद देखिए, इस सेल शब्द की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो एक वर्ड है सेलुला। सेलुला नामक शब्द से जो है इस सेल की उत्पत्ति हुई, जिसका मतलब होता है अ स्मॉल रूम। सेलुला का मतलब क्या होता है? अ स्मॉल रूम, यानी कि एक छोटा सा कमरा। ठीक है। चलिए, अब जो है इसमें हम लोग आगे की अगर बात करें तो देखिए, सेल के स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं? तो देखिए, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। यानी कि अगर आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाए कि व्हाट इज साइटोलॉजी, तो हम लोग बोलेंगे साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच बी स्टडी अबाउट सेल। यानी कि कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहते हैं, है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं साइटोलॉजी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब देखिए, बात करते हैं कि साइटोलॉजी के फादर हम किन्हें बोलते हैं? तो देखिए, रॉबर्ट हुक इज कॉल्ड द फादर ऑफ साइटोलॉजी। तो बात आता है कि रॉबर्ट हुक को साइटोलॉजी का फादर क्यों कहा गया, यानी कि कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक को क्यों बोला गया? तो देखिए, रॉबर्ट हुक साहब जो थे, है ना, 1665 ईस्वी में सबसे पहली बार इन्होंने कोशिका की खोज की। तो बात आता है कि कोशिका की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक। और ये कब किया गया? तो 1665 ईस्वी में। जो कि कैसा था? तो एक डेड सेल था। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जिस सेल का डिस्कवरी किया वो सेल कैसा था? तो वो एक डेड सेल था, है ना। और उन्होंने इस सेल को कहां पर देखा? तो उन्होंने प्लांट सेल को देखा था, यानी कि कॉर्क, पेड़ की छाल में। तो देखिए, रॉबर्ट हुक सी द सेल ऑफ प्लांट सेल, है ना, जो कि कॉर्क था। और इसको वो कैसे देखे थे? तो अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप से। अब जब इस बात को रॉबर्ट हुक साहब देखे, है ना, जब उन्होंने सेल का डिस्कवरी किया जो कि एक प्लांट सेल था, 1165 नहीं टीकेएस जी, 1665, 1665, है ना। वेरी गुड। तो देखिए, अब जो है रॉबर्ट हुक साहब जब सेल का खोज किए तो इसका जिक्र उन्होंने अपने लिखी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में की। माइक्रोग्राफिया क्या है? तो ये रॉबर्ट हुक का बुक था जिसमें उन्होंने अपने सेल के बारे में चर्चा किया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि सेल बना किस चीज का होता है, तो सेल जो है ये न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना होता है। यानी कि कोशिका न्यूक्लिक अम्ल तथा प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद देखिए, सेल का जो साइज होता है ये काफी छोटा होता है, स्मॉलर साइज का होता है। इसीलिए सेल के साइज को जो है किस में मापा जाता है? तो माइक्रोन में। तो ये तो कहानी 1665 की है। और 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक क्या किए कि सेल का खोज किए, है ना, जो कि कैसा सेल था? तो एक डेड सेल था। इसके बाद देखिए, 1674 में, यानी कि 1674 ईस्वी में जो है
लिविंग सेल का खोज किया गया, लिविंग सेल है ना, यानी कि जीवित कोशिका की खोज कब की गई, तो 1674 ईस्वी में। और किसने किया है ना, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक है ना। इसके बाद देखिए सबसे पहले तो 1665 ईस्वी में सेल का डिस्कवरी जो हुआ वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था, जो कि एक डेड सेल था। इसके बाद 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी किया गया है ना, जिसका नाम था माइकोप्लाज्म, जिसका क्या नाम था, माइकोप्लाज्म है ना। अब देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है, तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं, देखिए जितने भी ऑर्गेनिजम्स को हम देखते हैं, जितने भी लिविंग्स को हम देखते हैं, सबका जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। जैसे किसी ऑर्गेनिज्म का बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है, छोटा होता है, और किसी किसी का क्या होता है, बड़ा होता है। तो देखिए ऑर्गेनिज्म का जो शेप और साइज है वो किस पर डिपेंड करता है, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो शेप और साइज है वो डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म में सेल कितने प्रेजेंट हैं, है ना। यानी कि हम बोल सकते हैं शेप एंड साइज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म depends upon the number of cell present in it. Shape and size of an organism depends upon the number of cell present in it. यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आकार एवं आकृति है वो उसमें उपस्थित कोशिकाओं पर निर्भर करती है। और अगर हम ह्यूमन की केस में बात करें कि मानवों में जो है सेल की संख्या कितना है, तो एक अप्रॉक्स डेटा है 37.2 ट्रिलियन, 37.2 ट्रिलियन है ना। यानी कि हमारे शरीर में जो है लगभग 37.2 ट्रिलियन क्या है, सेल हैं। एक राउंड फिगर, ये अप्रॉक्स डेटा। और वैसे अगर हम बात करें तो सेल को जो है कोई काउंट नहीं कर सकता। अब देखिए बात करते हैं फिर से कि रॉबर्ट हुक जो थे उन्होंने जो सेल का खोज किया तो उसके लिए किस माइक्रोस्कोप का प्रयोग किए थे, तो उसके लिए उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया है ना। इसके बाद फिर बाद में दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नॉल और रस्का। क्या नाम था, नॉल एंड रस्का है ना। has invented electron माइक्रोस्कोप। बाद में दो व्यक्ति आए, दो साइंटिस्ट आए जिनका नाम था नॉल और रस्का। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज किया है ना। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन है ना। अब जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हो चुका था तो ये जो है एक काफी पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब आगे की हम लोग बात करते हैं इसमें। तो देखिए यहां पर जैसे हम लोग देखें कि सेल के बारे में देखिए एक नजर डाल लेते हैं फिर से कि सेल के बारे में अब तक हम लोग क्या क्या सीखे। तो सेल का स्टडी जिस ब्रांच में किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटोलॉजी के फादर कौन हुए, तो रॉबर्ट हुक। इसके बाद सेल किस चीज का बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का। सेल के साइज को जो है माइक्रोन में मेजर किया जाता है। रॉबर्ट हुक जो है ये प्लांट सेल को खोज किए थे जो कि बाय नेचर क्या था, डेड था, यानी कि मृत कोशिका थी। और इसकी खोज उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के द्वारा किया है ना। और जब इन्होंने सेल का खोज किया तो इन्होंने अपनी लिखी बुक माइक्रोग्राफिया में इसकी चर्चा भी की। इसके बाद 1674 में जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा फर्स्ट लिविंग सेल का डिस्कवरी हुआ।
ठीक है। अब जो है यहां पर कुछ की पॉइंट्स है जो कि हम लोगों को याद रखने होते हैं, है ना। देखिए तो यहां पर कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर, है ना, यहां पर जो कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं ये आपके जितने भी वनडे एग्जामिनेशन हैं इसमें अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि स्मॉलेस्ट सेल ह्यूमन बॉडी का कौन सा होता है। स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी बताएंगे आप लोग, है ना। तो देखिए स्मॉलेस्ट सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी में वो होता है ब्लड सेल ग्रेन्यूल्स, ब्लड सेल ग्रेन्यूल्स। और अगर हम मेल की केस में बात करें तो इन केस ऑफ मेल जो है ये क्या होता है, स्पर्म, है ना। इसके बाद जो है दूसरा हमारा लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका नहीं, माइकोप्लाज्म नहीं, है ना। देखिए हमारे शरीर का जो सबसे लंबा कोशिका होता है उसको हम लोग बोलते हैं नर्व सेल। नर्व सेल यानी कि इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। और आप लोग एक बात यहां से याद रखेंगे कि ये जो हमारा नर्व सेल होता है इसका सेल डिवीजन काफी कम होता है, आप या फिर ये भी कह सकते हैं कि ना के बराबर होता है। इसीलिए हमारा जो ब्रेन है यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम ब्रेन है वो केवल नर्व सेल से मिलकर के बना हुआ है। तो नर्व सेल का डिवीजन ना के बराबर या फिर बहुत ही कम होता है। इसीलिए हमारे बॉडी में ब्रेन ही एक ऐसा ऑर्गन है जिसका रीजनरेशन पावर काफी कम होता है। और अगर हमारे शरीर में नर्व सेल का डेथ हो जाए, अगर यह नर्व सेल मर जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। बायोलॉजिकल डेथ, बायोलॉजिकल डेथ कहने का मतलब जैविक मृत्यु। तो देखिए बायोलॉजी में जो है बायोलॉजिकल डेथ क्या है यानी कि जैविक मृत्यु क्या है, तो हमारे नर्व सेल का डिस्ट्रॉय होना ही क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल डेथ कहलाता है। चलिए इसके बाद अगर हम लोग बात करें स्मॉलेस्ट एनिमल सेल की, तो स्मॉलेस्ट एनिमल सेल हमारा क्या हो जाएगा, माइकोप्लाज्म, माइकोप्लाज्म। इसके बाद लार्जेस्ट एनिमल सेल क्या हो जाएगा, तो लार्जेस्ट एनिमल सेल जो है ये होता है हमारा एग ऑफ ऑस्ट्रिच, एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग का अंडा, है ना। इसको जो है हम लोग अपने आंखों से भी देख सकते हैं। और ये जो शुतुरमुर्ग का अंडा है, अगर हम लोग इसके डायमेंशन की बात करें कि आखिर ये जो ऑस्ट्रिच का एग है इसका डायमेंशन कितना होता है, तो याद रखेंगे 170 मिलीमीटर बाई 130 मिलीमीटर। ये क्या है, तो ये एग ऑफ ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग के अंडे का क्या है, डायमेंशन है। इसके बाद स्मॉलेस्ट प्लांट सेल आप लोग बताइए, है ना। सबसे छोटी पादप कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी पादप कोशिका, तो स्मॉलेस्ट प्लांट सेल जो है वो है एल्गिया, क्या है, एल्जिया। और लार्जेस्ट प्लांट सेल की अगर हम बात करें तो लार्जेस्ट प्लांट सेल में हमारा आ जाएगा एस्केलेरेनकाइमा फाइबर्स, एस्केलेरेनकाइमा फाइबर्स। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे की अगर हम लोग बात करें तो आगे हमारे पास आता है सेल थ्योरी। जैसे देखिए बेसिकली जब भी आप लोग सेल पढ़ते होंगे तो सेल का शुरुआत आप लोग इस तरह से करते होंगे, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लेकिन
सेल तो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, इसी को हम लोग सेल थ्योरी कहते हैं। लेकिन सेल थ्योरी के पहले जो है सेल का क्या इतिहास रहा, इसको भी जान लेना आवश्यक होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या हुई, सेल का डिस्कवरी हुआ। सेल के डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी आया। अब जो है देखिए सेल थ्योरी है क्या, तो सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट फेमस हैं, एक स्लाइडेन और दूसरे श्वान। तो देखिए ये जो स्लाइडेन साहब थे ये रहने वाले थे फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के। और ये जो थे एक बॉटनिस्ट थे, बॉटनिस्ट थे, है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब ये बॉटनिस्ट थे तो इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया ये प्लांट से रिगार्डिंग दिया, और इनका सेल थ्योरी आया 1838 ईस्वी में। स्लाइडेन साहब का सेल थ्योरी कब आया, 1838 ईस्वी में। इसके बाद यहां जो स्वान साहब थे ये ब्रिटिश के रहने वाले थे, यानी कि ये ब्रिटिश थे और ये जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। तो जाहिर सी बात है कि जब ये जूलॉजी में इंटरेस्ट रखते थे तो ये जो सेल थ्योरी देंगे ये किससे रिलेटेड देंगे, तो ये एनिमल का सेल थ्योरी दिए। और इन्होंने जो सेल थ्योरी दिया वो 1839 ईस्वी में दिया, है ना। और दोनों का सेल थ्योरी क्या था, तो सबसे पहले आइए इस स्टेटमेंट पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सेल थ्योरी इज गिवन बाय स्लाइडेन एंड स्वान इन 18, इसको यहां पर थोड़ा सा एरर है, ये हो जाएगा हमारा 1839, है ना। यहां भी जो हम लोग सुधार करेंगे 1839। यानी कि देखिए सेल सिद्धांत यानी कि कोशिका सिद्धांत जो है 1839 ईस्वी में स्लाइडेन और स्वान नामक दो वैज्ञानिक द्वारा दिया गया। अब देखिए दोनों का सेल थ्योरी जो था मैच कर रहा था, यानी कि ये जो हमारे स्लाइडेन साहब थे इनका भी जो सेल थ्योरी आया रिगार्डिंग टू प्लांट, और ये जो हमारे स्वान साहब थे इनका भी जो सेल थ्योरी आया रिगार्डिंग टू एनिमल्स, दोनों का सेल थ्योरी क्या था, बिल्कुल एक ही जैसा था। और इनका देखिए कहना क्या था, तो आइए एक नजर स्टेटमेंट पर जो है डालते हैं, है ना। तो एक नजर जो है इस पर भी हम लोग डालते हैं। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, है ना, सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड हेरिडेटरी यूनिट ऑफ लाइफ। यानी कि कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और वंशानुगत इकाई है कि नहीं। देखिए हमारे बॉडी का यानी कि किसी भी लिविंग्स का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है ना। ये गलती कभी नहीं करेंगे, स्मॉलेस्ट पार्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि सेल के अंदर भी क्या होते हैं, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, है कि नहीं। तो सेल ऑर्गेनल्स तो सेल से भी छोटे हो गए, लेकिन अगर हम बात करें कि सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो सबसे छोटा यूनिट है सेल। और सेल से मिलकर के ही क्या होता है, हमारे बॉडी का निर्माण होता है। जैसे देखिए जब हमारे शरीर में क्या मिलते हैं, सेल, तो सेल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये टिश्यू का निर्माण करते हैं, है ना। सेल यानी कि कोशिका। तो कोशिका जब आपस में मिलते हैं, किस प्रकार के कोशिका, तो ध्यान रखेंगे एक ही प्रकार के कोशिका। तो जब एक ही प्रकार के कोशिका आपस में मिलते हैं तो ये उत्तक का निर्माण करते हैं, टिश्यू का। टिश्यू जब आपस में कंबाइन करते हैं तो ये एक ऑर्गन बना लेते हैं। ऑर्गन कहने का मतलब अंग। और जब ऑर्गन्स कंबाइन करते हैं तो ये जो है ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम, यानी कि अंग तंत्र बनाते हैं। जैसे कहने का मतलब कि मान लीजिए कि हमारे बॉडी में जो है लंग्स भी है ना। लंग्स यानी कि फेफड़ा है, तो फेफड़ा क्या है, एक ऑर्गन है। इसके बाद ट्रेकिया हो गया, विंड पाइप हो गया, ये सब भी क्या है, एक ऑर्गन है। नोज भी है तो क्या है, एक ऑर्गन है। लैरिंग्स भी क्या है, एक ऑर्गन है। और ये सारे ऑर्गन्स मिल करके रेस्पिरेशन के लिए काम करते हैं, जिसके कारण इन्होंने एक
ये सारे ऑर्गन्स जब मिल गए तो एक पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। जैसे हमारे बॉडी में स्टोमक है, पेट है ना, इसके बाद फिर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लीवर हो गए, गॉल ब्लैडर हो गए, तो ये सब क्या है, एक ऑर्गन्स हैं। और जब ये ऑर्गन्स आपस में कंबाइन कर जाते हैं तो कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं जो कि भोजन के पाचन में मदद करते हैं, जिसको हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। तो देखिए, जब सेल आपस में कंबाइन किए तो क्या बनाए, टिश्यू। जब कई सारे टिश्यू मिल गए तो क्या बना लिए, ऑर्गन। और जब ऑर्गन्स कंबाइन हो गए तो ये बनाए ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तब जो है हमारे बॉडी का निर्माण होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि हमारे शरीर का जो है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा, सेल। यहां तक किन्हीं को कोई कंफ्यूजन? तो इस बात को ध्यान रखेंगे, सेल थ्योरी जो है ये स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दिया गया है ना। कब इसको पब्लिश किया गया, 1839 में, है ना। स्लाइडेन का सेल थ्योरी 1838 ईस्वी में आया, जबकि स्वान का सेल थ्योरी 1839 ईस्वी में आया। और सेल थ्योरी क्या कहता है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक और वंशानुगत इकाई है। चलिए आगे की हम लोग बात करते हैं। तो आगे देखिए है टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि कोशिका के प्रकार। तो देखिए कोशिका जो है ये बेसिकली इसको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरे को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, है ना। एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अब आइए समझते हैं कि ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। तो थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे, डायग्राम जो है थोड़ा सा उल्टा है, इसीलिए एरो से जो है इसको इंडिकेट कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर जो है आपको एक सेल दिख रहा होगा। तो यहां पर जो एक सेल दिख रहा है, तो बताइए क्या इसमें प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स विजिबल हैं? क्या इसमें न्यूक्लियस जो है साफ साफ दिखाई दे रहा है? नहीं। यानी कि कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें कोशिकांग तथा केंद्रक आदि का क्या होता है, अभाव होता है ना। नमस्कार सर जी, आपको भी, है ना। तो देखिए कुछ कोशिका जो होते हैं उसमें क्या होता है, केंद्रक और कोशिकांग का क्या होता है, अभाव होता है। तो वैसी कोशिकाओं को हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसमें केंद्रक तथा कोशिकांग का अभाव होता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक में मुख्य रूप से बैक्टीरियाज आते हैं। यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैक्टीरिया। यानी कि बैक्टीरिया किस में आ जाएंगे, तो ये जो है प्रोकैरियोटिक में आ जाएंगे। इसके बाद देखिए हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो देखिए यहां पर जो एक सेल दिख रहा है इसमें देखिए न्यूक्लियस भी है, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम भी है, यहां पर देखिए माइटोकॉन्ड्रिया भी हो गया, लाइसोसोम भी हो गया। यानी कि यहां पर न्यूक्लियस के अलावे सारे सेल ऑर्गेनल्स क्या हैं, विजिबल हैं। यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं, देखिए यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स अ न्यूक्लियस। यानी कि देखिए यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा, केंद्रक प्रेजेंट होगा एंड ऑर्गेनल्स बाउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि इसमें देखिए कोशिकांग भी होंगे, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होगा। और यानी कि ये सेल जो है वेल डेवलप्ड होता है। अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो आप इसको बोल सकते हैं कि ये जो सेल है क्या होता है, वेल डेवलप्ड होता है। यानी कि पूरी
तरह से ये क्या होता है, विकसित होता है, जबकि ये यूकैरियोटिक क्या है, पूरी तरह से विकसित होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित नहीं होता। क्लियर है यहां तक? अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात की जाए कि यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो बताइए ह्यूमंस के अंदर में जो सेल है वो वेल डेवलप्ड है कि नहीं? हमारा सेल क्या है, वेल डेवलप्ड है, इसमें न्यूक्लियस भी हैं, सारे सेल ऑर्गेनल्स भी हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स आदि हैं, तो हमारा जो सेल है वो क्या हो जाएगा, यूकैरियोटिक सेल। यानी कि इसका एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं ह्यूमन सेल, यानी कि मानवों का कोशिका जो है ये कैसा कोशिका है, तो यूकैरियोटिक। चलिए अब आगे की हम चर्चा करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल, यानी कि देखिए कोशिका की संरचना। आखिर कोशिका की संरचना कैसी होती है? तो देखिए एक है यहां पर हमारे पास प्लांट सेल। प्लांट सेल कहने का मतलब इसको हम लोग बोलते हैं पादप कोशिका। पादप कोशिका। और ये जो एनिमल सेल है इसको हम लोग बोलते हैं जंतु कोशिका। तो सबसे पहले आइए इसमें हम लोग बात करते हैं कि ये प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए यहां पर ये एनिमल सेल का जो सबसे बाहरी लेयर है इसको हम लोग कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, यानी कि सेल मेम्ब्रेन को अगर हम बात करें इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, तो सेल मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं इसको, है ना। जबकि प्लांट सेल का जो सबसे बाहरी लेयर है इसको हम लोग कहते हैं सेल वॉल, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका भित्ति। इसके बाद यहां पर जो सेल के बाद ये जो दूसरा लेयर है अंदर में, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, यानी कि देखिए प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बात तो क्लियर हो गया। प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक बात क्लियर ये हो गया कि एनिमल का सेल में जो है सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि जंतु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। अब आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो सेल वॉल है और सेल मेम्ब्रेन जो है इसका काम क्या होता है। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है हमारा, सेल मेम्ब्रेन जो है यानी कि कोशिका झिल्ली, है ना, इसको जो है सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। यानी कि देखिए सेल मेम्ब्रेन को जो है हम लोग सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो देखिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है सिलेक्टेड आइटम्स को ही अलाउ करता है सेल के अंदर जाने के लिए, है कि नहीं। सेल मेम्ब्रेन जो है ये क्या करता है,
किसी भी चीजों को पूरी तरह से अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर ब्लड इन करना चाहता है तो उसमें जो आरबीसी है वो क्या क्या है, ऑक्सीजन को कंटेन किया हुआ है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है उसको अलाउ कर देगा अंदर जाने के लिए। जबकि मान लीजिए कि अगर यहां से कोई वायरस और बैक्टीरिया अगर इन करना चाहें तो इन करने देगा सेल मेम्ब्रेन क्या, तो सेल मेम्ब्रेन उसको रोक देगा। यानी कहने का मतलब कि सिलेक्टेड आइटम्स को ही अलाउ करता है ये सेल के अंदर जाने के लिए। इसीलिए सेल मेम्ब्रेन को जो है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन यानी कि चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बना किस चीज का होता है। तो इसमें तो सबसे पहली बात हम लोग देखें कि ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, और दूसरी बात कि ये जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। लिपिड्स है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फैट है ना, यानी कि इसको हिंदी में कहते हैं वसा। तो लिपिड और प्रोटीन का ये बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किस चीज से निर्मित होता है, तो लिपिड और प्रोटीन से, यानी कि वसा और प्रोटीन से ये बना होता है। और ये जो लिपिड और प्रोटीन है यानी कि ये जो फैट और प्रोटीन है, इस लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन को हम लोग लाइपोप्रोटीन कहते हैं। लाइपोप्रोटीन। तो दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है ये किस चीज का बना हुआ है, तो ये लाइपोप्रोटीन का बना हुआ है। लाइपोप्रोटीन कहने का मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। लिपिड्स कहने का मतलब हुआ फैट और प्रोटीन का मतलब प्रोटीन। अब जो है हम लोग बात करते हैं कि सेल वॉल किस चीज का बना होता है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। तो ये सेल वॉल जो है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सेल वॉल जो है ये सेलुलोज का बना होता है ना। और इसका काम क्या होता है, तो पेड़ पौधों को कठोरता प्रदान करना। पेड़ पौधों को क्या करना, रिजिडिटी प्रोवाइड करना, यानी कि कठोरता प्रदान करना। देखिए पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, यानी कि स्ट्रांग होते हैं, बाहर से मजबूत होते हैं। तो इसका कारण ये है कि इनका जो सेल वॉल है यानी कि इनका जो कोशिका भित्ति है ये किस चीज का बना हुआ है, तो ये सेल्यूलोज का बना हुआ है ना। जबकि एनिमल का जो सेल है, एनिमल सेल क्या होता है, तो देखिएगा हमारा जो सेल है ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है। यानी कि एक बात तो क्लियर है कि सेल वॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है और ये सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं। चलिए आगे की स्ट्रक्चर की अगर हम चर्चा करें तो यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। तो ये जो प्लांट सेल है तो इसमें भी क्या होगा, तो इसमें भी ये जो हिस्सा है हमारा क्या कहलाएगा, न्यूक्लियस, है ना। इसके बाद न्यूक्लियस के अंदर ये जो गोल सा संरचना देख रहे हैं आप, ये जो गोल सा संरचना है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। इसके बाद यहां पर जो ये सेल है, तो जैसे सेल के ऊपर का जो लेयर है यानी कोशिका के ऊपर का जो आवरण है जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोले, तो ठीक उसी प्रकार से यहां देखिए न्यूक्लियस के ऊपर भी एक आवरण है। न्यूक्लियस के ऊपर भी एक आवरण है, तो इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि ये क्या हो गया हमारा, तो ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना। तो
तो ये भी जस्ट लाइक जो है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है ना? तो यहां पर ये जो आवरण है न्यूक्लियस के ऊपर, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब देखिए आगे की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिए न्यूक्लियस के अंदर में एक लिक्विड फील्ड होता है। जिस प्रकार से ये जो सेल है, तो सेल के अंदर भी ये सब क्या है? तो एक लिक्विड भरे हुए हैं, एक द्रव्य भरे हुए हैं, है ना? इस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं, या फिर इसी को जो है प्रोटोप्लाज्म के नाम से भी जानते हैं, है ना? यानी कि इसके अंदर में भी ये सब जो लिक्विड देख रहे हैं, ये सब जो लिक्विड भरा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म, या फिर इसी को प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं। इसको हिंदी में जो है कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या फिर जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य या फिर जीव द्रव्य कहते हैं। अब देखिए ये जो साइटोप्लाज्म है या फिर जिसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, तो इसका काम क्या होता है? तो जैसे देखिए सेल के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, तो इनको ये आपस में कोलाइड करने से क्या करता है? बचाता है। अब अगर हम बात करें कि ये जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म जो है, यानी कि इसको प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं, इसकी खोज किसने की? तो ये भी पॉइंट याद रखना है कि देखिए प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने की। प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की? तो प्रोटोप्लाज्म की खोज डुजार्डिन ने की। लेकिन जबकि इसका नाम पुरकिंजे ने दी। तो देखिए जीव द्रव्य का खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो जीव द्रव्य को खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था डुजार्डिन, लेकिन इसका नाम जो है किसने दिया? पुरकिंजे ने। तो देखिए वनडे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर पूछ लिया जाता है कि प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो याद रखेंगे डुजार्डिन, लेकिन नाम किसने दिया? तो पुरकिंजे। ठीक है। इसके बाद आगे की अगर हम बात करें, आगे की स्ट्रक्चर की बात करें, तो देखिए जिस प्रकार से यहां पर सेल के अंदर में साइटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म भरे होते हैं, उसी प्रकार से ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर में क्या फील्ड होता है? तो इसके अंदर में न्यूक्लियोप्लाज्म फील्ड होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि इसको जो है हम लोग कहते हैं केंद्रक रस। केंद्रक रस। इसके बाद यहां पर न्यूक्लियस के अंदर में कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी मिलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में क्या होते हैं? कई सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमैटिन। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन, है ना। इसी क्रोमैटिन में क्या होते हैं कि डीएनए आदि जो हैं ये कंटेंट होते हैं। इसके बाद फिर देखिए यहां पर ये जो हमारा न्यूक्लियस है, इसे एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर कनेक्टेड दिख रहा होगा। न्यूक्लियस एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है? कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यानी कि ये जो हमारा हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम।
है ना, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो आइए जरा इसकी चर्चा हम लोग कर लें, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। देखिए इस टाइप के जो भी क्वेश्चन है वो वनडे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, है ना। थोड़ा कमेंट को जो है क्लियर रूप में लिखिए, है ना, हो सके तो इंग्लिश की जगह हिंदी का ही प्रयोग कर लें। अब आइए हम लोग थोड़ा सा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पे नजर डाल लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंतः प्रद्रव्य जालिका। तो देखिए ये होता क्या है, तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारा सेल का न्यूक्लियस है, तो इस सेल के न्यूक्लियस से कई सारे, देखिए यहां पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर क्या होता है, कनेक्टेड होता है इस प्रकार से, है ना। तो यहां पर ये जो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर कनेक्टेड है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, यानी कि अंतः प्रद्रव्य जालक। अब इसी में एक साइड के हिस्से में क्या होता है कि डॉटेड जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, डॉटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जबकि एक दूसरा साइड जो है इधर स्मूथ रहता है, यानी कि इधर जो है डॉटेड जैसे स्ट्रक्चर नहीं होते। तो यहां पर ये जो डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है हमारा, तो देखिए अगर हम बात करें इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की, तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम लोग शॉर्ट में ER से दिखाते हैं, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। सरबजीत का क्लास हो रहे हैं, यहाँ कौन सरबजीत का क्लास हो रहे हैं। देखिए नहीद प्रवीण जी, थोड़ा सा कमेंट को जो है ना साफ तौर पे लिखिए, स्पष्ट नहीं हो पाता है कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। सरबजीत नहीं, अगर सब्जेक्ट आपका क्वेश्चन हो कि सब्जेक्ट, तो यहाँ पर बायोलॉजी चल रहा है और बायोलॉजी में हम लोग सेल पढ़ रहे हैं, है ना। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप्स का होता है ना, दो टाइप्स का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका। शॉर्ट में हम लोग SER से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। इसको हम लोग RER से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि अंतः प्रद्रव्य जो जालिका है, इसके दो हिस्से हो गए, एक स्मूथ और एक रफ। यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं चिकनी अंतः प्रद्रव्य जालिका और खुरदरी अंतः प्रद्रव्य जालिका। अब देखिए बात करते हैं कि आखिर एक स्मूथ और एक रफ कैसे हो गया।
तो देखिए यहां पर जो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, तो यहां पर एक साइड आपको डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, राइबोसोम। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के जिस हिस्से में राइबोसोम प्रेजेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यानी कि देखिए इधर का ये सब जो हिस्सा हो गया, ये क्या हो गया, रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। जबकि इधर जो है राइबोसोम एब्सेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब देखिए ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसका काम क्या होता है ना। तो ये जो है लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है। किसका निर्माण करता है, लिपिड्स, यानी कि वसा का निर्माण करता है। जबकि ये जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, इसमें क्या पाए जाते हैं, तो इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। और राइबोसोम का काम क्या होता है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का। प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करने का। है ना। देखिए बार बार कमेंट करने की जरूरत नहीं है सूरज जी, आपके कमेंट को हम पढ़ लिए हैं, है ना। मैं आज ही से पढ़ा रहा हूं और ये बायो का जो है पहला क्लास है, ठीक है। ठीक है, देखिए अब जो है इस राइबोसोम का काम क्या होता है, तो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। यानी कि ये प्रोटीन का क्या करता है, संश्लेषण करता है, या फिर आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये जो है प्रोटीन का निर्माण भी करता है। यानी कि प्रोटीन का निर्माण कौन करता है, तो राइबोसोम। इसीलिए राइबोसोम को जो है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी कहा जाता है। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, है ना। तो देखिए ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे अक्सर वनडे एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है कि विच इज कॉल्ड द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, तो आप इसका जवाब याद रखेंगे राइबोसोम। और बात करते हैं कि राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज पैलेड नामक व्यक्ति ने की। राइबोसोम की खोज किसने की, तो राइबोसोम की खोज पैलेड नामक व्यक्ति ने की। तो देखिए इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के दो हिस्से हो गए, एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। तो जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये लिपिड का निर्माण करेगा, यानी कि वसा का निर्माण करेगा। और यहां पर जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है ये किसका निर्माण करेगा, तो ये प्रोटीन का निर्माण करेगा। अब सोचिए कि जब यहां से लिपिड मिल गया, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से क्या मिल गया, लिपिड, और रफ वाले से क्या मिल गया, प्रोटीन। यानी कि देखिए यहां से हमें लिपिड और प्रोटीन मिल गए, तो ये लिपिड और प्रोटीन किसकी निर्माण करेंगे, तो ये सेल मेम्ब्रेन का। जैसा कि अभी हम लोग देखे थे कि हमारा जो कोशिका झिल्ली है वो लाइपोप्रोटीन का बना होता है, यानी कि लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से। तो उसके निर्माण में, है ना, कौन सहायक होता है, तो इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ही लिपिड्स और प्रोटीन का निर्माण करके भेजता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। साथ ही साथ इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है लाइसोसोम के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। यानी कि जो है आप ये भी बोल सकते हैं इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ। यानी कि देखिए अंतःप्रद्रव्य जालिका किसके निर्माण में सहायक होती है, तो पहला तो जो है ये सेल मेम्ब्रेन, यानी कि कोशिका झिल्ली के निर्माण में ये सहायक होगी, है ना। ये जो है कोशिका झिल्ली के निर्माण में क्या होगा, सहायक होगा।
और दूसरी बात कि ये जो है लाइसोसोम के निर्माण में भी क्या होता है, सहायक होता है। तो ये था हमारा इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसके बाद यहां पर ये जो आप बड़ा सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रसधानियां। रसधानियां या फिर रिक्तिकाएं भी इसको कहा जाता है, रसधानियां या फिर रिक्तिकाएं। तो यहां पर भी देखिए एक स्ट्रक्चर ये जो आपको दिख रहा है यहां पर, है ना, ये क्या कहलाएगा हमारा, तो ये कहलाएगा वैक्यूल्स। अब ये जो वैक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं, तो ये वाटर को स्टोर करके रखते हैं। वैक्यूल्स क्या करते हैं, वाटर को स्टोर करते हैं, जो कि सेल में एक तो कि वाटर को मेंटेन करता है, और दूसरी बात कि अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो यहां पर जो वैक्यूल्स है, इस वैक्यूल्स का काम क्या होगा कि ये जो है सेल को रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है ना, सेल को क्या करता है, रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। देखिए कॉस्मोस जी थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सब बताया जाएगा, पहले सेल ऑर्गेनल से इंट्रोड्यूस तो हो लीजिए, है ना। तो देखिए यहां पर जो है ये वैक्यूल्स क्या करता है, वाटर को कंटेन करता है, और दूसरी बात है कि यहां पर आप ये भी याद रखेंगे कि एनिमल सेल के कंपैरिजन में, देखिए एनिमल सेल का जो है वैक्यूल्स इतना बड़ा है, जबकि प्लांट सेल का वैक्यूल्स कितना बड़ा है, यानी कि एनिमल सेल के कंपैरिजन में प्लांट सेल का वैक्यूल्स क्या होता है, काफी बड़े बड़े होते हैं। साथ ही साथ ये जो है टर्गर प्रेशर को भी बनाए रखने में क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल्स की हम बात करें तो देखिए यहां पर जो है कुछ बैग लाइक से स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, कुछ बैग लाइक भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम। तो देखिए नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल जो है इसमें हमारा वो क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम। अब जो है देखिए समझिएगा ये लाइसोसोम क्या होता है, तो यह एक थैलीनुमा संरचना होती है जो जिसमें पाचक एंजाइम भरे होते हैं। यानी कि लाइसोसोम क्या है, तो ये जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें क्या भरे हुए हैं, तो इसमें जो है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम फील्ड होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम, है ना। अब देखिए अगर हम बात करें कि ये जो लाइसोसोम है इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, तो इसमें आपको मिलेंगे प्रोटीएज। प्रोटीएज हो गया, राइबोन्यूक्लिएज हो गया, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिएज हो गया, और फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज यानी कि देखिए ये जो हमारा लाइसोसोम है ये क्या है, तो सबसे पहली बात कि ये जो है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। बैग लाइक स्ट्रक्चर यानी कि थैलीनुमा संरचना है जिसमें क्या भरे होते हैं, तो पाचक एंजाइम भरे होते हैं, जैसे प्रोटीएज हो गया, है ना, राइबोन्यूक्लिएज हो गया, है ना, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज हो गया, और क्या हो गया, फॉस्फेटेज।
अब जैसे देखिए कभी होता क्या है कि मान लीजिए कि हम लोगों को जब कभी चोट लग जाती है, तो जब चोट लगती है तो मान लीजिए कि सेल क्या होता है वहां पर डेड हो जाता है। तो वहां पर कुछ समय के बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो सेल है ना, वो काला काला होकर के रिमूव हो जाता है और उसकी जगह पर फिर नए सेल का निर्माण हो जाता है। तो आखिर ये ऐसा होता क्यों है? तो देखिए ये जो लाइसोसोम है ये डेड सेल पे जाकर के क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम का छिड़काव कर देगा, जिससे सेल पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं। और जब सेल डाइजेस्ट हो जाते हैं तो फिर जो है वहां पर क्या होता है, नए सेल का निर्माण हो जाता है। तो अब देखिए इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम है, तो प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लिएज, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिएज और फॉस्फेटेज। तो आपको जो है ये डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम भी याद रखना है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम है जो कि लाइसोसोम में कंटेन होता है। अब जो है देखिए कई बार क्या होता है कि किसी एडवर्स कंडीशन में ये लाइसोसोम जो है, ये लाइसोसोम सेल के अंदर ही क्या करता है, ब्रस्ट कर जाता है, यानी कि सेल के अंदर ही फट जाता है। और जब ये सेल के अंदर फटेगा तो इसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम क्या हैं, कंटेंट हैं, स्टोर्ड हैं, वो पूरे सेल के अंदर में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब सेल के अंदर में वो फैलेंगे तो उस कंडीशन में पूरा सेल ही डाइजेस्ट हो जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को जो है आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है ना। तो हम बोल सकते हैं लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल। लाइसोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल, यानी कि आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली। तो देखिए ये भी प्रश्न बनता है कई बार, प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा भी गया है कि कौन से कोशिकांग को, यानी कि कौन से सेल ऑर्गेनल्स को, या फिर ऐसे पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो हमारा जवाब क्या होगा, लाइसोसोम। और इस लाइसोसोम की खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था डी ड्यूब। क्या नाम था, डी ड्यूब। डी ड्यूब। तो डी ड्यूब नामक व्यक्ति ने क्या की, लाइसोसोम की खोज की। तो हम लोग जो है सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या देखे, सेल मेम्ब्रेन को देखे, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को देखे, न्यूक्लियस को देखे, न्यूक्लियोप्लाज्म देखे, न्यूक्लियोलस को देखे, सेल वॉल देखे, इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को देखे, वैक्यूल्स को देखे और लाइसोसोम को देखे। इसके बाद अगर हम आगे की सेल ऑर्गेनल्स की बात करें तो देखिए यहां पर जो है एक चप्पल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि देखिए माइटोकॉन्ड्रिया अगर प्लांट सेल में है तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो है आपका एनिमल सेल में भी होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। अब अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है हमारा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हिंदी में सूत्रकणिकाएं कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में जब लाइसोसोम आत्महत्या करेगा तो उसके अंदर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे वो पूरे सेल में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। और जब पूरे सेल में वो फैलेंगे तो सेल ही पूरा क्या हो जाएगा, हमारा डाइजेस्ट हो जाएगा, पूरा सेल पच जाएगा। इसीलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? ठीक है। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको कहते हैं हम लोग सूत्रकणिका। अगर हम बात करें कि इस माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा किसने, तो देखिए सबसे पहली बात जो है, हाँ वेरी गुड रश्मि शक्ति, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया
it is also called the power house of the cell. It is also called the power house of the cell. यानी कि इसे जो है कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है। अब देखिए ऊर्जा गृह क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन क्या है, तो रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटता है और हमें क्या देता है, एनर्जी। जैसे देखिए C6H12O6 ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। ये ग्लूकोज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में टूटेगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ में क्या देगा, एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रेस्पायरेशन। और ये प्रोसेस कहां पर होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है और वहीं पर हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। और यहां पर जो एनर्जी स्टोर होता है वो एटीपी के फॉर्म में निकलता है। किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। है ना, देखिए एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होते हैं, एटीपी के फॉर्म में, है ना। इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए यहां से और भी सवाल क्या क्या बनते हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले देखने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कोलिकर। क्या नाम था, कोलिकर। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार किसने देखा, कोलिकर ने। लेकिन इसकी खोज किसने की, तो इसको खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उसका नाम था रिचार्ड आल्टमन। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार कोलिकर ने देखा, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया को खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था रिचार्ड आल्टमन और इन्होंने 1890 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी। इसके बाद जो है जब रिचार्ड आल्टमन साहब जब माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किए तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम इन्होंने बताया बायोप्लास्ट। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल बेंडा। तो कार्ल बेंडा जो थे इन्होंने नाम दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। तो इन सब बातों को भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा सबसे पहली बार, तो कोलिकर ने। लेकिन खोजा किसने, तो रिचार्ड आल्टमन ने। और नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन दिया, तो कार्ल बेंडा। यहां तक किन्हीं को कोई परेशानी? चलिए ठीक है, तो हम लोग जो है आज का सेशन को यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है इसको कंटिन्यू करेंगे।